नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। रिजर्विस्ट आर्मी को लेकर जब मैं लगातार बता रहा था, खबरें दे रहा था, तो बहुत सारे लोग नीचे आकर मजाक उड़ा रहे थे। अब यह खत देख लीजिए, हिब्रू में है, आपके समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन इस खत से जुड़ी हुई खबरें देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए, जेरूसलम पोस्ट की खबर देख लीजिए और मिडिल ईस्ट की और भी खबरें देख लीजिए। रिजर्विस्ट 1000 से ज्यादा रिजर्विस्ट, यानी वो लोग जो एयरफोर्स में नौकरी करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, जब जंग होती है तब शामिल होते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों ने एक खत जारी किया है और उस खत में कहा है कि नेतन्याहू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पहले जो होस्टेजेज है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। जिन लोगों को अगवा किया हुआ है हमास ने, उनको छुड़ाना प्रायोरिटी होनी चाहिए थी और इसकी मुखालिफत में, इसके खिलाफ हम लोग जंग में शामिल नहीं होंगे। अब इसको कम करने के लिए जो वहां के आईडीएफ है उसके हवाले से कहा गया कि इसमें सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अभी भी नौकरी में हैं, बाकी लोग तो रिटायर हो गए हैं। इसकी भी हकीकत आप सुन लीजिए। जेरूसलम पोस्ट लिखता है 100 साफ। अगर 1000 में से 10% है तो 100 के आप आसपास हुए। अगर 100 लिखा है, 100 का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा? सैकड़ों, यानी कम से कम कई सौ लोग तो हैं ही, 300-400 500 लोग तो हैं ही। और अगर दूसरे अखबारों की माने तो इस 1000 में से 967 यानी कि 967 लोग ऐसे हैं जो अभी भी नौकरी कर रहे थे और उन्होंने इजराइल की तरफ से जंग लड़ने से इंकार किया है। यानी जो खबर मैं आपको कई बार दे चुका हूं वो खबर आज कंफर्म होती है और वो खबर ये है कि रिजर्विस्ट जो रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन रिजर्व में होते हैं, जब जंग होती है तो लड़ने के लिए आते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा इजराइल के अंदर विद्रोह कर चुका है, बाकायदा लेटर जारी कर चुका है और उसका कहना है कि गजा में हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि आईएएफ ने ऐसे लोगों को निकाल दिया है। आईडीएफ कहते हैं वो, इजरायली डिफेंस फोर्स। तो इजरायली डिफेंस फोर्स का जो एयरफोर्स है उसने इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अब नौकरी से निकालना तो एक अलग बात है, लेकिन जो बात है वो ये है कि इजराइल के अंदर धीरे धीरे एक संकट पैदा होता जा रहा है। पहले शिन बेट चीफ को हटाया गया, उसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, मामला गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने नेतन्याहू के आदेश को पलट दिया और शिन बेट के चीफ जो हैं रोनेन बार, उनको बनाए रखने की बात कही। अभी उसको लेकर बवाल चल ही रहा है। क्या करेगा नेतन्याहू पता नहीं है। अभी तक कोई उस पर डिटेल, उस पर अपडेट आई नहीं है। कि यह खबर आई है कि हजारे रिजर्विस्ट ने जंग लड़ने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू ये जंग अपने लिए लड़ रहा है, जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको पहले छुड़ाना चाहिए। अगवा किए हुए लोगों की बात चली है तो मैं बात करूंगा लिरी अबाया का। लिरी अबाया की तस्वीरें काफ़ी आई हैं, पहले भी उन पर बात हुई है। उनको अगवा किया गया था और उसके बाद हमास ने उनको छोड़ दिया था। लिरी अबाया का एक बयान आया एक पब्लिक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार था। इसके बाद नेतन्याहू के जो हर जगह गोदी मीडिया होती है, हर जगह आईटी सेल होती है, हर जगह भक्त होते हैं, तो नेतन्याहू के भक्तों ने लिरी अबाया को, जो अगवा की गई थी और काफ़ी टाइम तक हमास के कंट्रोल में रहीं, अंडर में रहीं, गिरफ्तारी में रहीं, उनको ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये सब चल रहा है इजराइल के अंदर। इजराइल के बाहर अगर कहीं से खबरें हैं तो ईरान से खबरें आ रही हैं। ईरान के साथ शनिवार को बातचीत होनी है अमेरिका की। अमेरिका कह रहा है कि विटकॉफ की और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरगाची, उनकी सीधी बातचीत होगी। ईरान का कहना है कि यह बातचीत सीधी नहीं होगी, ओमान के थ्रू होगी। इस बातचीत को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और इन्हीं के बीच में अमेरिका का एक बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यह बातचीत सफल नहीं होती है, अगर न्यूक्लियर डील नहीं होती है, तो फिर ईरान के ऊपर जो हमला होगा उसको लीड इजराइल करेगा। अब देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अमेरिका कह रहा है इजराइल लीड करेगा, यानी अमेरिका उसके पीछे होगा। लेकिन हकीकत इसकी यह है, थोड़ा इसकी छानबीन करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो ईरान से लड़ने की प्राइमरी जिम्मेदारी डाल दी गई है इजराइल पर। अमेरिका सीधे उसमें शामिल नहीं होगा। अमेरिका
पीछे से शामिल हो सकता है, हथियार दे सकता है, बाकी सारी चीजें कर सकता है। असल में आऊंगा ईरान पे, और भी खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है यमन से। आज एनवाई टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसको क्रेडिल ने भी छापा है। उस आर्टिकल में बड़ी चौंकाने वाली बात है। उस आर्टिकल का कहना है कि जिस तरह से चाइना से हमारा ट्रेड वार चल रहा है, आप जानते हैं चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, उसके बाद चाइना ने 84% का टैरिफ लगा दिया। काफी बवाल चल रहा है। उनके बीच में एक और घटना हुई है जिस पर शायद आपकी नजर ना गई हो। ताइवान है। ताइवान को हमेशा क्लेम करता है चाइना कि वो हमारा है, और ताइवान अमेरिका का सेंटर है चाइना के आसपास, जो अमेरिका के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े दिन पहले ताइवान को घेरने और कब्जा करने का ड्रिल किया है, प्रैक्टिस किया है चाइना ने। अपने सारे जो हथियार और बाकी सारी चीजें थीं, पानी के जहाज वगैरह, वो सारे ताइवान के चारों तरफ उसने लगा दिए थे। और वो ड्रिल थी, और ड्रिल से ज्यादा अमेरिका को यह दिखाना था कि हम जब चाहें ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। अब अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है तो अमेरिका के लिए ताइवान को बचाना बहुत जरूरी हो जाएगा। यानी ताइवान में उसको हथियार भेजने होंगे, जहाज भेजने होंगे, सारी चीजें भेजनी होंगी। आपको यह बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर कह रही है कि यमन से लड़ने में, यमन के ऊपर हमला करने में और यमन का हमला झेलने में अमेरिका के जितने हथियार और पैसे खर्च हो चुके हैं, उसके बाद चाइना से लड़ने में मुश्किल होगी। यानी जो हथियार, जो जहाज, जो पैसे चाइना से लड़ने में खर्च हो सकते थे, वो पैसे पहले ही यमन में खर्च हो चुके हैं। यानी यमन जैसे मुट्ठी भर छोटे से देश के मुकाबले में अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है। यानी बहुत क्लियर सी बात है कि कुछ दिन पहले जो खबर आई थी कि 1 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है यमन पर लड़ाई में, और इसके बावजूद अमेरिका को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रंप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पेंटागन एक बार से अधिक ये बात कह चुका है कि यमन से लड़ाई में हमको कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर ये कहें कि यमन ने अमेरिकन सुप्रीमेसी है, जो हवा में, जो आसमान में अमेरिकन सुप्रीमेसी है, उसकी हकीकत खोल के रख दी है, उसको आईना दिखा दिया है, तो ये बहुत गलत नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब यह नहीं है कि यमन में नुकसान नहीं हो रहा है, यमन में अभी हमला हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अमेरिका समझ नहीं पा रहा है। पहली बात तो यह कि वो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद भी यमन सीधे सीधे रेड सी में हमले कर रहा है, उसके जहाजों पर कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात यह कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद उस रास्ते से, रेड सी के रास्ते से, एक भी जहाज को इजराइल भेजने में अभी तक अमेरिका कामयाब नहीं हुआ है। इजराइल के पोर्ट सूने पड़े हुए हैं। यह तो यमन के साथ लड़ाई की हालत है। अगर चाइना के साथ लड़ाई करनी पड़ी, चाइना जिस तरह से डेवलप कर चुका है, हथियार से लेकर बाकी सब कुछ, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। और इसी बीच में आपने अगर ईरान का मोर्चा खोल दिया तो आपके पैसे भी खर्च होंगे, आपके हथियार भी। यमन से बहुत ज्यादा हथियार और पैसे आपके लगेंगे ईरान से लड़ने में, और तो भी आप जीत पाएंगे, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए इजराइल को आगे कर दिया गया है कि भाई तुमको जो ट्रिलियंस हमने दिए हैं, हथियार दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके आगे लड़ो, पीछे से हम आ जाएंगे। और इजराइल के साथ अगर ईरान की सीधी लड़ाई होती है तो इजराइल के लिए कोई बड़ा आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो सकता है। दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, लेकिन इजराइल छोटा सा मुल्क है और ईरान की फायरिंग रेंज में है, मिसाइल रेंज में है, तो इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, यह बिल्कुल लाजिम है। साथ में डरे हुए हैं ईरान के आसपास के वो अरब मुल्क जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं। सीधी सी बात है कि ईरान निश्चित तौर पर वहां हमला करेगा और उन देशों का भी अच्छा खासा नुकसान होगा। पहले ही ईरान ने कह दिया है कि जिस देश के भीतर से अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए करेगा, उसको हम दुश्मन घोषित कर देंगे और उसके बाद वो खुद ब खुद इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। बातचीत का हाल यह है कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है ईरान से हम बातचीत करेंगे, ईरान ने बहुत साफ कहा है बराबरी की बातचीत होगी। हालांकि ईरान भी बहुत सारी बातें कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि खामनेई साहब का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान में इन्वेस्टमेंट करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खामनेई साहब पहले भी एक बार कह चुके हैं कि अगर अमेरिका से आप हाथ मिलाते हो तो आपको अपने हाथ की अंगुलियां चेक कर लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अंगुलियां गायब हो गई हों या उन अंगुलियों में जो अंगूठियां थीं वो गायब हो गई हों। ये सारी बातें होती रही हैं। अब ये नूरा कुश्ती है या वाकई की कुश्ती है, ये देखना होगा
तब और जब बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक और सैंक्शन लगा दिया है। जो कंपनियां ईरान को सेंट्रीफ्यूगल मेकर सप्लाई करती थीं, उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। यह सारा खेल चल रहा है, सैंक्शन लगातार चल रहे हैं। उसमें शनिवार को ओमान में बातचीत होनी है। वो बातचीत क्या होती है, कहां पहुंचती है, क्या डील होती है, यह देखना होगा। कल भी मैंने यह खतरा बताया था कि अगर लीबिया की तरह ईरान भी इस बात पर मान गया, जिस पर नेतन्याहू लगातार जोर दे रहा है कि वो अपना पूरा एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर देगा, उसको ब्लास्ट कर देगा, तो फिर ईरान का भी खुदा ही मालिक है, कोई और मालिक तो हो नहीं सकता। जो होगा वो हम सब देखेंगे, हम सब यहां बैठ के देख ही सकते हैं। उधर गजा के अंदर रफा को पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं बफर जोन बनाने की कोशिश चल रही है। रफा को बर्बाद तो कर ही दिया गया है, अब यह कोशिश चल रही है कि रफा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, वहां पे टेंट वगैरह ना लगने दिया जाए। इसीलिए जो इमदाद का मामला है, इजराइल अपने हाथ में लेना चाहता है। वो चाहता है कि इमदाद अगर पहुंचे भी तो केवल वही पहुंचे जो इजराइल पहुंचा रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो केवल नाम की इमदाद पहुंची थी, ज्यादातर इमदाद चोरी हो जा रही थी, लुट जा रही थी और लोगों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा था। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि इमदाद जो होगी वो यूएन के थ्रू जाएगी, इजराइल के थ्रू नहीं जाएगी। अब इमदाद कब और कैसे शुरू होती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी कोई सीधी जंग नहीं चल रही है, बीच बीच में बमबारियां वगैरह हो रही हैं। कोई सीधी बहुत बड़ी जंग चलती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जबकि इजिप्ट का जो प्रपोजल है सीज फायर का, उस पर बात चलने की बात है। देखते हैं उस पर बात आगे होती है या नहीं होती है। लेकिन वाईटी न्यूज में जो इजराइल का एक आप कह सकते हैं ज़ायनिस्ट अखबार है, एक रिपोर्ट छपी है जो यह बताती है कि आईडीएफ का यह मानना है, इजराइल की आर्मी का यह मानना है कि हमास को रूट आउट करने में यानी पूरी तरह से खत्म करने में बरसों लगेंगे। अब ये बरसों कितने बरस होते हैं, 10, 20, 50, 100, ये मैं नहीं जानता, ये उसमें दिया भी नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब बहुत साफ है। जब रिपोर्ट में लिखा है कि 75% जो टनल हैं वो अभी भी काम कर रही हैं, उस पर हमास का कब्जा है और बरसों लगेंगे हमास को हटाने में, इसका मतलब बहुत साफ है कि जो पुराने आईडीएफ के चीफ थे, उन्होंने जो बात कही थी कि जंग से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, वही बात घुमा फिरा के ये रिपोर्ट भी दोहरा रही है। इन सब के बीच में आपको एक मजेदार वीडियो दिखाता हूं। बेहद इज्जतदार व्यक्ति का वीडियो है, जिनकी अरब में बड़ी इज्जत है। इनका नाम है अब्दुल रहमान अल सऊदी। ये चीफ इमाम है मक्का के। इन्होंने कल ये कहा है कि गजा में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसकी बात करना फितना है और लोगों को अपने रूलर्स यानी जो अपने बादशाह हैं, जो अपने प्रिंस हैं, सिर्फ उनकी बात सुननी चाहिए, इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये देखिए धार्मिक मामला है, इसमें मेरा कुछ बोलना सही नहीं होगा। फितना क्या होता है आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये समझ लें कि गलत है, अपवित्र है, ये सारा कुछ है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और बाकी जगह के लोग जो हैं वो गज़ा के बारे में कुछ कहते हैं या गज़ा की लड़ाई में शामिल होते हैं तो वो गलत है। लेकिन इसका मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि अरब मुल्कों के अंदर जो अवाम है उसका एक बड़ा हिस्सा गजा को लेकर गुस्से में है। गजा को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर नाराज है। उसको लगता है कि हमारे जो बादशाह हैं, हमारे जो किंग हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस तरह से गज़ा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, गज़ा को शांत कराने के लिए या फिर गज़ा को खाली कराने के लिए, गज़ा को गज़ा के लोगों को सौंपने के लिए, रीडेवलप करने के लिए उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। और जाहिर है इनका गुस्सा महसूस हो रहा है, तो शायद उसी गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये धार्मिक सहारा लिया जा रहा है। अब इसको मानना है, नहीं मानना है, क्या करना है, वो तो वहाँ के लोगों का सवाल है। मैं तो सिर्फ आपको खबर दे सकता हूं कि ऐसा एक वीडियो नजर में आया। वैसे वीडियो की बात चल रही है तो एक प्यारा सा वीडियो भी देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, मैं इसको देख रहा हूं तो ये 4-5 साल से ऊपर की बच्ची नहीं लग रही है, जो टेंट में रहती है। हो सकता है और कम उम्र की हो और जब से पैदा हुई हो या जब से होश संभाला हो उसने टेंट को ही अपना घर समझा हो। ये इसने एक वीडियो बनाया है, इसके घर का कोई बड़ा आदमी हाथ में कैमरा लिया होगा और ये बड़े प्यार से घूमते हुए अपना प्यारा सा टेंट दिखा रही है, खुश हो रही है, हंस रही है। इसको देखकर रोना आता है कि जिन बच्चों के पास अपना घर रहा होगा, जिन माँ बाप के पास अपना घर रहा होगा, जो बच्चे इस उम्र में स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे, वो बच्चे टेंटों में रह रहे हैं। सारी दुनिया को इस बात पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन दुनिया
शर्म को शायद भूल चुकी है। इन सबके बीच मैक्रॉन का एक बयान आया है। मैक्रॉन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं। अभी वो गए थे इजिप्ट और जॉर्डन के साथ, उन्होंने मीटिंग भी की है। उनका कहना है जून में अमेरिका में फ़लस्तीन को लेकर एक समिट होने वाली है जिसको सऊदी अरब के साथ वो चेयर करेंगे, और उनका कहना है कि जून में फ्रांस फ़लस्तीन को मान्यता दे सकता है। लेकिन ये आधी खबर है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के ट्विटर पर पेश किया जा रहा है। पहली बात तो यह कि मान्यता दे देने भर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हालांकि मान्यता देना अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात, इसमें यूज किया गया है म्यूचुअल शब्द का, यानी इसके बदले कुछ जो अरब मुल्क हैं वो इजराइल को मान्यता दे देंगे। मुझे लगता है कि सऊदी अरब जो इस मीटिंग को चेयर करने वाला है वो इजराइल को मान्यता दे दे, इसकी तलाश में अमेरिका बहुत दिनों से है। तो मैक्रॉन वही काम कर रहे हैं कि सऊदी अरब अगर इजराइल को मान्यता दे देता है तो हम फ़लस्तीन को भी मान्यता दे देंगे, मान्यता देंगे फ़लस्तीन को, हथियार देंगे इजराइल को। ये पुराना खेल है वेस्ट का। तो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी यह खबर तो है ही कि मैक्रॉन ने कहा है कि जून तक वो गजा को या फ़लस्तीन को असल में मान्यता दे सकते हैं और टू नेशन थ्योरी की बात करना शुरू कर सकते हैं। उधर सीरिया के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इजराइल और टर्की के बीच सीरिया को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी कवायद चल रही है, और अब यह खबर आई है, जो वर्ड यूज किया गया है कि डी कॉन्फ्लिक्शन के लिए दोनों में बातचीत होगी, यानी सीरिया के मुद्दे में उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए बातचीत होगी। इसका सीधा मतलब यही है कि सीरिया को 2 हिस्सों में बांटने के लिए इजराइल और टर्की में बातचीत शुरू हो गई है। जो सीरिया में रिवॉल्यूशन लेके आए थे, दरअसल उन्होंने सीरिया के वजूद को खतरे में नहीं डाला है, बल्कि खत्म करने की पूरी प्लानिंग का हिस्सा बने हैं सीरिया से। लेकिन एक और खबर है, इजराइल जिन हिस्सों पर काबिज है वहां पर लोकल लोग जो हैं वो इजराइल की हरकतों से परेशान होकर बार बार विद्रोह कर रहे हैं, बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो एक लोकल रेजिस्टेंस सीरिया में पैदा हो रहा है। ये सब खेल जितना बढ़ेगा, लोकल रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, और सीरिया में जो शांति कायम करने की बात, अमन कायम करने की बात की जा रही थी, वो मुझे तो फिलहाल सक्सेसफुल होते हुए नहीं लगती। उधर कल मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह के किसी अधिकारी के हवाले से अमेरिका के अखबारों में बयान छपा था कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ने को तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि यह प्लांटेड खबर हो सकती है, और आज की खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हथियार रखना या नहीं रखना लेबनान के भीतर हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर यूएस को बोलने का कोई हक नहीं है। इस बयान के मानी समझना चाहिए। बार बार हिजबुल्लाह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि लेबनान एक आज़ाद देश है और उसके अंदर हम मिलजुल कर फैसला कर लेंगे कि हमें हथियार रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में हमें सिखाया ना जाए। तो कल का जो बयान था उसके बिल्कुल उलट ये बयान है। अब भी मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कल का जो बयान हो वो पूरी तरह से प्लांटेड बयान हो। कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं, जैसे कि नेतन्याहू ने अपनी संसद के अंदर कहा है कि 2 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिनसे बात चल रही है जहां गजा के लोग एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यानी जो कंट्रीज गजा के लोगों को ले सकती है। कौन सी कंट्रीज है उसने बताया नहीं है, इसलिए हम भी अभी इस बयान को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। दूसरा, एक मजेदार किस्सा यह हुआ है कि हमास की तरफ से यूके के एक कोर्ट में केस डाला गया है। इसके पहले यूके के एक केस में कोर्ट डाला गया था 10 ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो इजराइल में जाकर जंग लड़े थे। अब यह केस डाला गया है, हमास ने कहा है कि आपने हमको आतंकवादी टेररिस्ट घोषित किया है, जबकि हकीकत यह है कि हम तो खुद जेनोसाइड झेल रहे हैं, जेनोसाइड के विक्टिम हैं, इसलिए हमारे ऊपर से टेररिस्ट का टैग हटाया जाए। अब कोर्ट में क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन यह पहल बड़ी मजेदार है। हमास ने सीधे कोर्ट का सहारा लिया है। यूके जो टैग लगाता है हमास के ऊपर टेररिस्ट होने का, उस टैग को हटाने के लिए। तो ये खबरें हैं आज की। सबसे ज्यादा अगर कहीं निगाह रहेगी तो वो सीरिया और ईरान पे रहेगी कि इजराइल और टर्की सीरिया को किस तरह से बांटते हैं, और जब यह बंटवारे की बात होती है तो सीरिया के अंदर से इसकी कितनी मुखालिफत होती है। और दूसरी बात कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत होती है वो कहीं पहुंचती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान और अमेरिका अपने आप में एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं, हालांकि इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। इन सब के बीच मॉस्को के अंदर इन तीनों देशों, चाइना,
ईरान और रशिया के तीनों देशों के उप विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई है, जो न्यूक्लियर इशू पर ही मीटिंग हुई है। इसमें क्या निकल के आया है अभी तक सामने नहीं आया है। यह सामने आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, नजर बनाए रखूंगा मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, और हमेशा की तरह आपको अपडेट करता रहूंगा। आप भी हमेशा की तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाते रहिए। कल मैंने अपील की थी, अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप हमारी बहुत बड़ी ताकत बनती है। सिर्फ 3 रुपए रोज पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और अगर यह सब मुमकिन ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।